गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट बरतानिया का एक जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने शाया की है। वो हर साल शाया करते हैं। इस बार इस रिपोर्ट में ख़ास बात ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी का स्कोर है वो नीचे गिर गया है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी जो है वो कम हो रही है और उसकी जगह या तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी ने ले ली है या फ्लॉड डेमोक्रेसी ने ले ली है या अथॉरिटेरियन जो है वो सिस्टम वो ज़्यादा राइज हो गया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 8% पॉपुलेशन ऐसी है जो डेमोक्रेसी में ज़िंदगी गुजार रही है। बाकी जो है वो मामला जो है वो बिल्कुल 50-50 हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो कहते हैं कि जी 45% रिपोर्ट के मुताबिक 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ए सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये मुझे सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अभी हम अभिषेक मिश्रा साहब को हमने अपने शो में बुलाया है और उनसे हम ये तमाम चीजें पूछेंगे। अस्सलाम, गुड इवनिंग अभिषेक मिश्रा साहब। Good evening, ma'am. It's a pleasure. Thank you so much. अभिषेक मिश्रा साहब, बड़ी अजीब सी मुझे रिपोर्ट मतलब एक जो चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजीज मैंने इसमें पढ़ी हैं और ऑब्वियसली इसके मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि इसमें पाकिस्तान को मतलब डाउनग्रेड किया है फ्रॉम हाइब्रिड डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियन। ओके, दैट वी कैन वॉच फॉर कि हाँ ठीक है। लेकिन ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि जी कोविड के बाद जो है ना डेमोक्रेसी बहुत अफेक्ट हुई है। अच्छा जी, किसी ने ट्रम्प के खाते में भी डाला, किसी ने ब्राजील में, मतलब बहुत सारे वो कहते हैं कि जी एक पॉपुलर पॉलिटिक्स का जो एक पूरा एक 4-5 साल से एक हमने एरा देखा है। पॉपुलिस्ट जो है वो जो रूल है या जो लीडरशिप्स आई हैं या कल्ट जो लीडर्स आए हैं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है कि जी दीज हैव बिकम द रीज़न, और नेशनलिज्म्स की वजह से बहुत बढ़ गई है दुनिया भर में, which has again taken countries towards authoritarianism. तो इस पे थोड़ा सा I would like you to shed light on it. First of all, to begin with, how would you explain ये जो variations हैं, ये flawed democracy, hybrid democracy and democracy? So what is democracy? What is flawed democracy and what is ये सारी क्या थोड़ा सा हमें समझाएं। देखिए, these are all Western what do you call words, fancy words to explain something that they perceive of. ठीक है ना? They don't understand societies as they should. वो दुनिया को उस नजर से देखते हैं जैसे वो देखना चाहते हैं। What is democracy? Why do we need democracy? किसी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। What is so good about democracy? Why should we assume कि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चीज है? भाई डेमोक्रेसी ने तो लोगों की जिंदगी में, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है कई जगह पे। अब आप क्यों लोगों को बेचना चाहते हो जो जो वो नहीं अच्छा समझते हैं या जो उनको समझ में आना चाहिए वो अपने हिसाब से बनाएंगे? मतलब आप पहले एक वो दे दो, फॉर्मूला दे दो, वो बोलो ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लग रहा है तो ये फ्लॉड हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ये सेमी हाइब्रिड हो गया, ये फ्लूइड हो गया, ये कुछ हो गया। भाई वाई you need a democracy? Do the other needs democracy? If they need democracy, उनकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट सेम है क्या? नहीं है भाई। तो ये इकोनॉमिस्ट और ये सब के आई मीन सम मे बी पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट बंदे ने बैठ करके अपने फॉर्मूला बना के लिख दिया। सी व्हाट इज डेमोक्रेसी एसेंशियली? डेमोक्रेसी इज अ गुड आइडिया। I'm all for democracy. डेमोक्रेसी को समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी, that means how democracy would function, the limbs and the organs of the democracy, and the content of democracy, which is freedom of the human life. ठीक है ना? तो इंडिया में अगर आप देखें, हम अपने देश की बात करेंगे, मैं दुनिया की बात अभी नहीं करता। इंडिया में अगर आप देखें, सब एक ही थे। India has always been a democratic nation. It has never, the philosophies in India never took away anyone's liberty. ठीक है ना? It never shackled anyone. It never said anyone कि आप गलत हो, हम सही हैं। ठीक है? It said that हम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। That means तेरा मेरा करने वाले लोग छोटी मानसिकता के होते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। ठीक है? तो
कल जो हम पहले स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी की बात करें, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी मतलब क्या भाई, राजा रजवाड़ों के रूल में हमेशा प्रॉब्लम तो रहती थी। राजा अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, राजा बुरा हो गया तो फिर बहुत बढ़िया, फिर आपकी भी वाट लग गई। राइट बेस्ड सोसाइटी नहीं होती है, वो चैरिटी बेस्ड सोसाइटी होती है। राजा आपकी तरफ खुश होकर के उसने ये दे दिया, क्या नाम है, अपनी औजार दे दी, वो दैट्स नॉट a right based society. It is not also a rule of law based society where law is supreme. It becomes a rule of person based society. ठीक है ना? तो जो आप डेमोक्रेसी को अगर आप कहना चाहती हैं, तो जो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में बाद में बात करेंगे, उसकी प्री कंडीशन है रूल ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ के, बिकॉज की वन में आर्ग्यू दैट व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है भाई? कोई भी चीज अगर एक प्रोसीजर से बन के गुजरे तो वो लॉ होती है। कोई जरूरी नहीं है कि लॉ और जस्टिस हमेशा एक और सेम कॉन्सेप्ट हो। देयर इज वन थिंग, a law for a law to exist and justice to be granted by the law. दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लॉ है तो रूल ऑफ जस्टिस भी है। रूल ऑफ जस्टिस इज an entirely different concept from rule of law. But what is rule of law? जो एवी डाइसी की जो किताब है, हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मैं बार बार करूंगा इस बात को हाईलाइट। एवी डाइसी ने ये लिखा कि रूल ऑफ लॉ के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ रूल ऑफ पर्सन। ठीक है ना? इंडिविजुअल की विम्स एंड फैंसीज अगर लॉ बन जाए, जैसे नेपोलियन ने कहा था इजिप्ट को जीतने के बाद कि c'est moi qui état, दैट मीन इट्स मी हु इज द लॉ। जब आप वहां चले जाते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि इंडिविजुअल की विश एंड फैंसीज। अब मान लीजिए उसका लड़ाई देख लीजिए ग्रीस में, जो क्लियोपैट्रा को रानी पसंद आ गई किसी राजा को, उसने सैनिक मरवा दिए। अरे भाई तुमको पसंद थी, तुम जाके लड़ लेते राजा से, ये सैनिकों को मरवा दिया यार फालतू में। ठीक है ना भैया? आपका मामला, आपको रानी मिलेगी, उनको क्या मिलेगा? वो अब एक राजा को रानी आ गई, वो भी शादीशुदा, अब वो बेचारे भिड़ गए लड़ने में कि हमारी राजा को रानी पसंद आई, अपनी रानियां छोड़ के। ठीक है ना? is inherently, this rule of person thing is inherently flawed, और ये पीस कभी नहीं होने देता। ये हमेशा लड़ाई लड़ना, इसमें हमेशा वॉर और ये सब इसका पार्ट रहता है। एक बंदे का रूल है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो चाह रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। आदमी को अपनी वैल्यू नहीं, और आदमी को ट्रेंड भी ऐसे किया जाता है कि भाई ये राजा है, इनका हाथ जुटा लो, इनके ऐसे सामने हो जाओ, और ये ट्रेंड होते हैं लोग, ये ट्रेन किया जाता है और लोग बन जाते हैं। वैसे नहीं तो सर्कस के जानवर की तरह आप इंसान को ट्रेन कर सकते हो। तो वो वहां से निकलते निकलते पहले ये कहा गया कि पहले रूल ऑफ ये जो डिवाइन सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको रिजेक्ट किया गया कि सॉवरेन डिवाइन होता है। इसको यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा डिवाइन पॉपुलर होता है, पर्सन, ये सिटीजन होते हैं, लोग होते हैं सॉवरेन। कोई डिविनिटी को सॉवरेनिटी नहीं मानना है। तो ये जो पॉपुलर सॉवरेनिटी हुई, इससे रिपब्लिक का जन्म हुआ। When you make people sovereign, then that political setup is called as republic. तो मगर माइंडसेट चेंज करना होगा। जो माइंडसेट डिवाइन सॉवरेनिटी में ट्रस्ट रखता है वो रिपब्लिकिज्म की बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर पीपल सॉवरेन नहीं हो सकते। एक ही देश में 2 सॉवरेन नहीं हो सकते। अगर तो डिवाइन सॉवरेन है तो पीपल सॉवरेन नहीं हो सकते, और अगर तो पीपल सॉवरेन है तो डिवाइन सॉवरेन नहीं हो सकता। रीजन ये है कि फिर पीपल का जो लॉ होगा और डिवाइन का जो लॉ होगा, उसमें यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इसलिए कहा जाता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और किसी लॉ में यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल करता है ओवर ऑल अदर लॉज। ठीक है ना? तो ये डेमोक्रेसी का कल्चर आइडियल मॉडल था जो वेस्ट ने इसलिए लिया क्योंकि वेस्ट ये सब प्रॉब्लम से गुजर चुका था। तो उन्होंने ये सबको ला करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब वो यही दुनिया भर में खोजते हैं। अब उनके हिसाब से डेनमार्क बेस्ट है, फिनलैंड बेस्ट। अरे भाई 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोग रहते हैं यार वहां पे, हैरान कर रहे हो यार। पाकिस्तान में 24 करोड़ रहते हैं, हमारे यहाँ 1,50,000 करोड़ रहते हैं। अरे 1,50,00,000 करोड़ लोग रहते हैं। ये सेम लोग गवर्न करना सेम हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। ठीक है? अफगानिस्तान की मिसाल देखें, वहां जाके इन्होंने कहा कि जी हम डेमोक्रेसी, वहां डेमोक्रेसी, इलेक्शन करा लिए, बहुत सब कुछ करा लिया, डेमोक्रेसी जैसे छोड़ के गए हैं वहां आप देखें हालात क्या अजीबोगरीब हो। तो ये जो इंपोर्ट करके लगा, तो अब कहते हैं कि जी तो ये जो इंपोर्ट करके डेमोक्रेसी को लेकर आना, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, कि जो रीजन होता है जिस जगह पर, वहां के हालात बताएंगे कि उनको रूल कैसे किया जाएगा।
देखिए देखिए, डेमोक्रेसी लोग चाहते हैं तभी आएगी, इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। ये बात अगर लोगों को नहीं चाहिए तो आप उनके मुंह में क्यों गोली ठूस रहे हो यार, बात खत्म। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एसेंशियली ह्यूमन फ्रीडम। जिस दिन ह्यूमन अपनी फ्रीडम को वैल्यू करने लगेगा, वो लड़ेगा उन चीजों से जो उसको फ्री होने से रोकती हैं। और फ्रीडम का मतलब है यहाँ पे फ्री थिंकिंग। फ्रीडम का यहाँ मतलब नहीं है कि आप बैठ करके चिलम फूक रहे हो सारा दिन और उसके बाद ये करो, दैट्स नॉट फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स द फ्री थिंकिंग, एबिलिटी टू क्वेश्चन, एबिलिटी टू आस्क, एबिलिटी टू रेज डाउट्स। जिस दिन इंसान को ये जरूरत पड़ने लगती है कि यार मेरे मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसको शैकल किया जा रहा है, वो डेमोक्रेसी की ओर उसका, उस सोसाइटी का कदम अपने आप बढ़ जाता है। तो आप अगर वो सोसाइटी नहीं ट्रेंड है उस चीज के लिए, अगर वो सोसाइटी नहीं रेडी है उस चीज के लिए, तो आप उसको वो दे भी नहीं सकते। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नहीं चाहता उस फ्रीडम को, वो चाहता है कि उसके लिए सारे काम कोई और बता दे और वो उसी से लिमिटेड दायरे में जीना चाहता है, ये उसकी चॉइस है, ठीक है ना। सो आप अगर फ्रीडम को, जिस फ्रीडम को आप फ्रीडम समझ रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि नॉट टू हैव फ्रीडम इज आल्सो अ फ्रीडम। आई डोंट वांट टू बी फ्री, दैट्स माय फ्रीडम, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा, इट्स अ रिग्रेसिव आर्ग्यूमेंट, बट या बोलिए। अच्छा, अब वो इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी था। अब हाइब्रिड डेमोक्रेसी वी अंडरस्टैंड कि जी उसमें फौज भी चला रही है, सिविलियन भी चला रहे हैं गवर्नमेंट को। हमको ये पिछले 5-6 साल से ये सारी सुन रहे हैं। और मुझे सच्ची बता, मुझे तो समझ नहीं आती हाइब्रिड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी हमें ऐसे लगता है जैसे आप मिट्टी और पानी को मिला दे तो वो तो कीचड़ ही बनेगा। तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान को तो कुछ दिया नहीं, पता नहीं और मुल्कों में इसको आपको ज्यादा इस चीज का पता है, आप बता सकते हैं कि उसको कोई फायदा हुआ या नहीं। लेकिन इस हाइब्रिड डेमोक्रेसी के बाद पाकिस्तान अब डाउनग्रेड होकर अथॉरिटेरियन कहते हैं कि कंट्री बन गया। अगर आपकी बात को लिया जाए कि डेमोक्रेसी जो है वो एक एटीट्यूड का नाम है, एक एक बिहेवियर का नाम है, और वो बिहेवियर कई दफा वैसे खुद भी हो जाता है, पीपल स्ट्राइव फॉर इट एज वेल, और फिर आप खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अगर इफ यू आर स्ट्राइविंग फॉर इट तो यू बिकम डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो क्या पाकिस्तान को थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस अगर मैं आपसे चाहूंगी कि अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अभी आप उसका इलेक्टोरल प्रोसेस का सारा देख रहे होंगे, इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन हम लोग कोई भी, हमारी जो जितने भी मतलब पोलिटिकल पार्टीज हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि जी, सब कह रहे हैं कि जी हमने तो वजीर आजम बनना ही नहीं है, हमने हुकूमत लेनी नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू सिट ऑपोजिशन। उसके बाद रोज रिगिंग की कोई ना कोई बात सामने आ रही है। आज एक और कमिश्नर है हमारे पिंडी के, उन्होंने कह दिया जी मुझसे जबरदस्ती रिगिंग करवाई गई है। अच्छा, फिर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट Pakistanis want to become democratic, but there is a force that doesn't want them to become. Do you think that we are actually, वो एक हमारा एक behavior है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं या हम regress कर रहे हैं? How will you interpret this whole situation? जिसमें एवरीबडी सेइंग कि धांधली हुई है, और फिर एवरीबडी कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है, कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है, माहौल बना हुआ है कि हाँ जी गलत हुआ है। एवरीबडी वांट्स कि मुल्क ठीक हो जाए, एवरीबडी वांट्स रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज टॉकिंग कि भाई ये चीज ठीक है, इसको ऐसे करना चाहिए। सबको सब पता है, लेकिन फिर हो क्यों नहीं रहा? तो व्हाट इज दी, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस मेस? मेस नहीं है, पाकिस्तान अंगड़ाई ले रहा है। अगर मेरी समझ सही है तो, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट जो मेरी समझ है कि पाकिस्तान अंगड़ाई ले रहा है। और डेमोक्रेसी को फ्रीडम कहिए, वरना ये कंसेप्ट लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा। तो लेट्स यूज द वर्ड फ्रीडम। डू ह्यूमंस वांट फ्रीडम? पाकिस्तानी वांट्स फ्रीडम नाउ, ठीक है ना। वो यर्न कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं। अभी वो जिस चीज से फ्रीडम लेना चाह रहे हैं उसके बाद और चीजों से फ्रीडम लेंगे, बिकॉज उनका रूट जो है ना वो बड़ा फ्री रहा है। तो ठीक है ना, वो अपने रूट से वो जुड़ रहे हैं, और उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी थॉट्स चेंज हो रहे, बट दे आर यर्निंग फॉर फ्रीडम, ठीक है ना। और इस फ्रीडम में जो भी फोर्सेस उनको रोकेंगी वो बह जाएंगी, और उसका सबूत उन्होंने दे दिया इमरान खान के सामने आके कि वंस द पीपल विल स्टैंड बाय, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। ये है डेमोक्रेसी। जिसको आप मोबोक्रेसी कह रहे थे, वो डेमोक्रेसी की क्लैरियन कॉल थी। लोग कह रहे थे हम अपना शासन चाहते हैं, हमने अगर इमरान खान को चुना, ये हमारी फ्रीडम है। ये फ्रीडम की लड़ाई है, इमरान खान की लड़ाई नहीं है। ये लोग अपना फ्रीडम मांग रहे हैं कि वी शुड बी फ्री टू चूज हु वी वांट टू बी रूल्ड विद। ये शुरुआत है, समझ गई आप ना। तो पाकिस्तान अंगड़ाई ले रहा है उस फ्रीडम को अपनाने की।
वो छटपटा रहा है, ठीक है। तो इट्स अ मे बी जो मैं देख रहा हूं मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना, ये क्रैक दिख रहा है, एक अच्छा। बहुत बड़े जमे हुए, जब जब घाव के ऊपर वो पपड़ी हो जाती है ना, जब घाव ठीक होने लगता है तो क्रैक होता है पहले, उसके नीचे अभी भी हील हो रहा होता है, वो क्रैक पड़नी शुरू हो गई है। पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। तो आपका क्या कहना है कि जो फोर्सेस हैं जो इतनी पावरफुल हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट है, बहुत इंट्रेंच्ड है, उनका जीडीपी में भी बहुत ज्यादा हिस्सा है और हर चीज में, तो ये इतनी जो इंट्रेंच्ड अथॉरिटेरियन, और फिर मतलब लेट्स बाय इट कि भाई वो डाउनग्रेड हो गया अथॉरिटेरियन कंट्री को कहा हुआ है, तो इसमें से कैसे निकला जाएगा, ये कैसे टूटेगा ये शक्ल, कितना लंबा होगा ये सफर? ये इकोनॉमिक्स फूल है। आपकी कंट्री इस्लामिक कंट्री, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। आप जाकर अभी मैं बोलिएगा यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दूंगा, जब आप इस्लामिक और डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, लेट्स कॉल समथिंग व्हिच इज एटलीस्ट मेक सेंस ना। ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी की फर्स्ट कंडीशन है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज अ ह्यूमन मेड लॉ। रूल ऑफ लॉ की प्रीमाइस है कि द किंग एंड द पॉन बोथ आर सेम, दे आर इक्वल। ये नहीं हो सकता भाई। आप कह रहे हो कि खलीफा और उसकी प्रजा सेम हो जाएगी, नहीं हो सकता ये। दिस इज एसेंशियली इम्पॉसिबल। अगर आप कैलिफेट सिस्टम में जाओगे और दूसरे सिस्टम में जाओगे, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। तो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी कहना ही मूर्खता है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की अंगड़ाई ले रहा है। और पाकिस्तान में जब तक ये लोग इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझते हैं, दिस इज अटर नॉनसेंस। ठीक है ना? वो तो हिटलर ने भी इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद हॉलोकास्ट कर दिया। वो ठीक है, वो बात, ये बात अलग है कि आप इलेक्शन में गलत गवर्नमेंट ले आए। हिटलर का अगर एक्सट्रीम एग्जांपल ना ले जाए, कई बार गवर्नमेंट लाते हैं, उसने इकोनॉमिक बेड़ा अगर कर देना, अगर लोगों को नहीं मानना, वो एक अलग चीज है। इलेक्शन में आपकी चॉइस तो गलत हो सकती है भाई, शादियां गलत हो जाती हैं यार, आदमी लव मैरिज करके डिवोर्स ले लेता है, ठीक है ना? तो आप यू मे चूज अ रॉन्ग गवर्नमेंट, बट दैट विल मेक यू वाइजर टू बी सेलेक्ट टू विद योर चॉइस, राइट? तो आपको अगर मुझे गलती नहीं करने दोगे, आप कह रहे हो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी गवर्नमेंट गलत है, यार मुझे डिसाइड करने दो। अगर इमरान खान गलत थे, 5 साल गवर्नमेंट पूरी करते, लोगों ने कह दिया बकवास है, हटाओ इसको, आप कौन? ठीक है ना? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, अब वो इसलिए है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करते हैं, सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो सबसे बड़ा हो, जो सब पावर का सोर्स हो, तब तक नहीं होगा ना। आपने 5-6 कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किए हुए हैं। आपका कस्टम एंड कन्वेंशन अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कस्टम एंड कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके हैं, वो तीनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो आपको पहले अंदर से एक, जिसे कहते हैं पुटिंग योर हाउस इन ऑर्डर, इसका ये मतलब है यू हैव टू पुट योर थॉट प्रोसेस की हाउ एंड वेयर पाकिस्तान वांट्स टू गो। आपको अगर इस्लामिक रास्ते पे जाना है, आप देखिए, मैं आपको ना यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूँ, प्रीएम्बल पढ़ता हूँ, ठीक है ना? आर्टिकल 1, द यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट। कहाँ लिखा डेमोक्रेटिक उन्होंने? उनका भी रिलीजन जो स्टेट का है वो रिलीजन मुस्लिम इस्लाम है, आपका भी। वो नहीं लिख रहे डेमोक्रेटिक, आप क्यों लिख लो? व्हाट मेक्स यू डेमोक्रेसी? इलेक्शन के थ्रू तो आप अगर इलेक्शन के थ्रू शरिया लॉ लाना चाहते हो तो उसको आप डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, ये तो गलत बात है फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान नीड्स टू सिट बैक and decide and put its house in order. Which constitution will prevail? Will your custom and convention prevail? Will your religious document prevail? Or will this constitution prevail? आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा. You have to take a call. Do you think, आपको नहीं लगता, जैसे डेमोक्रेसी कंसल्टेशन का है नाम है ना, कि अगर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, उसके जरिए अगर कोई हुकूमत आती है तो इट विल बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, isn't it? डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंटल एस्पेक्ट. मैंने कहा फ्रीडम भी एक एस्पेक्ट है. डेमोक्रेसी में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको आप फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जो इनहेरेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, जो रिलीजियस सिस्टम में नहीं आ सकता. रिलीजियस सिस्टम में जो लॉज ऑफ रिलीजन है, दे आर सुपीरियर टू ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन राइट्स टू हेल्प. अगर एक इंसान की राइट और एक रिलीजियस लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो द लॉ इज वेरी सिंपल, द मैन हैज टू गो.
The man or the woman has to go because the law will not be muted. The law will prevail in all condition over the interest of other human beings. लेकिन ह्यूमन राइट्स में इट्स अदर वे अराउंड. आप पूरी की पूरी थ्योरी को आपने चेंज कर दिया. ह्यूमन राइट्स के डेमोक्रेसी में क्या होता है कि व्हेन द मैन मेड लॉज आर देयर, देखिए तो समझे, एक है गॉड मेड लॉज, एक है मैन मेड लॉज. मैन मेड लॉज में और ह्यूमन इंटरेस्ट में यदि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मैन मेड लॉज हैज टू गिव वे टू द ह्यूमन इंटरेस्ट. ठीक है ना. लेकिन अगर गॉड मेड लॉज और ह्यूमन इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो गॉड मेड लॉ विल प्रिवेल और वो कहेगा कि भैया तुम चलो, तुम्हारे जैसे 76 आ जाएंगे. ठीक है ना. तो आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स वुड ओनली बी जर्मिनेट व्हेन यू हैव अ रूल ऑफ लॉ, मैन मेड लॉज, बिकॉज ह्यूमन राइट्स इन अ वे इज नॉट द नेम ऑफ राइट. ह्यूमन राइट इज एसेंशियली अ कॉन्सेप्ट व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द स्टेट. ह्यूमन राइट नाम है स्टेट की पावर को, अदरवाइज इट्स एन ओमनिपोटेंट पावर. Human right is the only area where the rights or the power of the states are curtailed. जैसे आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में लिखा है कि एनी लॉ मेड बाय स्टेट विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ऑफ पार्ट 3 शैल बी वॉइड. वो लॉ ही खत्म हो जाएगा. कैन यू से दैट फॉर अ रिलीजियस लॉ? That a law which comes in conflict with the human rights, जब रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है पावर ऑफ द स्टेट के, क्योंकि वो तो गॉड से अथॉरिटी डिराइव कर रहा है. So human rights can't be spoken in a theocratic society, not at all. जी. अच्छा एक और चीज आपसे मैंने पूछनी है कि इंडिया में अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के बारे में तो कहा जाता है ना कि इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक फाशिज्म का बात भी आती है कि जी हिंदुत्व को लेकर, अब वेदर वी अंडरस्टैंड इट और नॉट, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी उसको उठाता है. एमएनसीटी की भी अगर आप रिपोर्ट्स देख लें, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट देख लें, वो सब ये कहते हैं कि जी एक इट्स बेसिकली इट्स ए वन मैन शो इन इंडिया एज वेल, एंड मोदी एज डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिक गवर्नेंस वगैरह जो भी डेवलपमेंट है उसके अलावा भी ये एक छाप है कि जी इट्स ए वन मैन शो. और अगर आप देखें तो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में चला हुआ है, ट्रम्प भी जो था, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस, इज इट कॉल्ड लीडरशिप करिश्मा और इज इट ए कल्ट पर्सनैलिटी जो इस दौर में, इस पूरे एरा में, अब ब्राजील में भी एक जो उनके प्रेसिडेंट थे उनके बारे में भी यही कहा जाता था, उसके बाद मोदी के बारे में भी, ट्रम्प के बारे में भी, इमरान खान के बारे में भी यही बात आती है कि एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड ए पर्सनैलिटी, एंड दैट पर्सनैलिटी इज लार्जर देन लाइफ, यू नो. बिकॉज जब ये राम मंदिर का शुरू हो रहा था, जब इसकी ओपनिंग होनी थी, तो एक पोस्टर आया था और वो पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था. एक तरफ राम जी की तस्वीर थी और एक तरफ मोदी की तस्वीर थी, और मोदी की तस्वीर बहुत बड़ी थी और राम जी की तस्वीर जो थी वो बहुत छोटी थी. एंड पीपल वर यू नो टॉकिंग अबाउट दैट पोस्टर कि व्हाट इज दिस एक्चुअली. एंड देयर वाज आल्सो अ नैरेटिव कि it was all about Modi. This Ram Mandir was actually all about BJP, and more than BJP, it was about Modi because he was there, and if you recall, it was all about him. So how will you explain this phenomenon in this context? वो देखिए ऐसा है कि ये लोग जो लिख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पे तो लेकिन क्या कल्ट पर्सनैलिटी का दौर है, उससे गुजर रहे हैं हम लोग? नहीं, कल्ट पर्सनैलिटी का दौर नहीं है. देयर आर फ्यू आइडियोलॉजीज which are in conflict with the democracy. तो मैं लिबरल हो गया हूं, पर यदि आप लिबरल नहीं हैं और आप मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा महसूस करवा रही हैं और सामने वाला कह रहा है नहीं ये खतरा नहीं है, आई एम फीलिंग अफ्रेड, आप कह रहे हो नहीं यार तुम डर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है. ट्रम्प वॉज वोटेड इन बिकॉज डेमोक्रेट्स पुश द पीपल, व्हाइट पीपल टू द वॉल. ये बिगेट हैं, ये रेसिस्ट हैं. कोई अगर बात कर दे कि भाई हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो नहीं डेमोक्रेसी के नाम पे आप ये करो, तो लेफ्ट, ये जो कम्युनिस्ट जो विंग है, इनका एक इस्लामिक्स के साथ एक वो है, ठीक है ना, कि अंडरस्टैंडिंग है. अब मोदी को तो आज से ये फासिस्ट नहीं बता रहे, 2004 से फासिस्ट बता रहे, जो गोधरा के दंगे थे उस समय से, ठीक है ना. हालांकि गोधरा की सच्चाई क्या ये किसी ने नहीं बताई. पॉइंट ये है दुर्गाना जी कि मैं सेक्युलर हूं, पर यदि आप सेक्युलर नहीं हैं
तो समाज में प्रॉब्लम उठेगी। कोई भी इंसान वो फासिस्ट नहीं होता अनलेस अनटिल उसकी आइडियोलॉजी उसकी वो कि अब जैसे मैं कल सुन रहा था पाकिस्तान के एक बच्चे ने कोई रिएक्शन टीवी पे, तो वो बोले थे वहां के लोग, यार हम तो मंदिर तोड़ने आए थे और वहां मंदिर बनवा दिया अरबों ने। आप माइंडसेट सोचिए, वो कह रहा है हमें तो मंदिर तोड़ने के लिए बनाया गया और अरब मंदिर बनवा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात। तो ये अब आप ये सोसाइटी दो अगर कम्युनिटी ऐसी थॉट प्रोसेस की रह रही है, एक मंदिर बनाना चाह रहा है अपनी दूसरे की जगह पे भी, आप कह दो यार ये गलत है। तो पॉइंट इज दैट कि जो एक पहले तो सब एक प्लेइंग फील्ड पे आए ना, मोदी एंड ऑल द पीपल वोट मोदी इन नॉट क्या, अगर मान लीजिए मोदी को लोग कहते हैं 37% 38% वोट का, विच इज नॉनसेंसिकल, बट स्टिल लेट्स से कि 40%, लेट्स से कि मोदी को 40% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। लेट्स से फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, लेट्स से 1 बिलियन वोटिंग लोग हैं जो इंडिया में एलिजिबल है टू कास्ट देयर वोट, ठीक है। 1 बिलियन का 40% होता है 40 करोड़ पीपल, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि ये 40 करोड़ लोग पागल है, आर दे क्रेजी? बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मस्जिदें तोड़ी गई, आप कह रहे हो कि औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था। भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टडीज करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ लोगों को बता दिया औरंगजेब वली था, क्यों वली था? तो उसने तुम्हारे मंदिर तोड़ दी। भाई उसने मसरीर आलमगीर में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण दुष्ट थे, ब्राह्मण जो है वो अपनी किताबें, घटिया किताबें पढ़ा करके और मुसलमानों को भी बरगला रहे थे, तो इसलिए जाके मंदिरें तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो। तो भाई सोसाइटी है, उस सोसाइटी को चोट लगी है, उसके ऊपर तुम यार मरहम लगा नहीं रहे हो, कह रहे हो नहीं मंदिर को, जो मस्जिद टूट गई है उसके ऊपर, भले मंदिर के ऊपर बना हुआ है उसको वैसे ही रहने दो। ऐसे नहीं होता। समाज जब जगता है, जब समाज कॉन्फिडेंट होता है तो वो यर्न करता है। इंडिया हैज नेवर इन इट्स हिस्ट्री किसी को परसिक्यूट किया, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। दुनिया में मोनोथीज्म की थ्योरी लाने वाले यहूदी थे, ठीक। यहूदियों ने कहा ना 10 कमांडमेंट में तो यहूदी को मिला ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी बनाता है आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान नहीं बनाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको मुसलमान बनाता है, ठीक है। तो जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हैं तो आप मोजेस की बात करती हैं, विच इज फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द 10 कमांडमेंट। जब आप कहती हैं कि मूर्ति पूजा या बुत परस्ती एक सबसे बड़ा अपराध है, तो आप बेसिकली कुरानिक बात नहीं कर रही हैं। 10 कमांडमेंट्स का दूसरे कमांडमेंट की बात है कि गॉड शैल नॉट बी गिवन एनी इमेज, ठीक है ना, इसकी बात कर रही हैं आप। ये देने वाले कौन थे? यहूदी, ठीक। यहूदी ये प्रिंसिपल लेके आए दुनिया में, और उन्होंने हम सबको कहा ये गलत है, ये पेगन है, ये बकवास लोग हैं। यहूदियों को आज कहा जाता है वो यहूद और हनूद की साजिश हो गई। हनूद को यहूद बता रहे थे कि गलत हो तुम, घटिया लोगो, और यहूद जब इंडिया में आया तो उसको एक परसिक्यूशन नहीं हुआ। इजराइल की नेसेट ने ये फॉरवर्ड किया, उस समय कोई पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट नहीं था। इजराइल की लोगों ने कहा, क्योंकि जब सेकंड उनका एक्सोडस हुआ, सेकंड एक्सोडस की बात कर रहा हूं मैं, तब ना तो पैलेस्टाइन था ना कुछ था, वो इंडिया में आए, और आज तक एक यहूदी ने ये नहीं कहा कि हमें भारत में परसिक्यूशन जानना पड़ा, जबकि वो अपने सिनागोग में हमें बुलाते भी नहीं थे और हमें ये कहते थे कि तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है। हमने कहा ये आपका मान्यता है, आप रखिए। सो मोनोथीज्म लाने वाले यहूदी, क्रिश्चियनिटी ने क्या किया यहूदियों के साथ, सबके सामने है। भाई क्रिश्चियनिटी ने जितना परसिक्यूशन किया यहूदियों का, वो तो उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। उन्होंने किया। उसके बाद इस्लाम इनहेरिटर है जुडाइज्म का, बिना जुडाइज्म के इस्लाम नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस्लाम इज एन इनहेरिटर ऑफ द रिलीजन, द फाइनलिटी ऑफ द रिलीजन ऑफ द अब्राहमिक लिनिएज। इस्लाम ने आते आते कह दिया उसी अल्लाह ने या भगवान ने, अगर आप मानती हैं कि तीनों किताबें देने वाला एक ही भगवान है, तो लास्ट किताब में तो भगवान ने कह दिया कि यहूदियों से घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता, और इनसे दोस्ती भी मत रखो। नहीं, इस तरह नहीं है, दोस्ती नहीं, इस तरह नहीं है। मैं आपको वर्ष पढ़ दूंगा, यहूदियों से और मुशरिकों से दोस्ती करना नाजायज है, इसको नहीं करना चाहिए। ये वर्ष That's in one, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। That's in one context, लेकिन एक और आयत, एक और सूरत भी है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर कहा गया सूरह मुम्तहिना में कि आप देखिए, वो तो एक और कॉन्टेक्स्ट है, और ये भी कहा गया है कि ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चले मान ले, मैं कह रहा हूँ एक वर्ष है ना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात मानने को तैयार हूँ, आपकी बात मानने को तैयार हूँ। फिर एक तरफ ये कैसे कह सकते हैं कि जी अहले किताब है, आप इनसे शादी कर दें?
देखो शादी का तो भी कहा है ना कि यू कैन, तो सिर्फ लड़का कर सकता है ना, लड़की को ला सकते हैं ना, आप लड़की तो देंगे नहीं, वन साइडेड है। एक मुसलमान लड़की अहले किताब से शादी कर लेगी, अलाउड है? यस नहीं यस यू आर अलाउड है। राइट। तो वन वे है ना, और लड़की लाओ, लेकिन आप लड़की दे नहीं सकते, ये कैसे? फिर गॉड ऐसा क्यों कर रहा है? मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। देखिए, आई एम नॉट गोइंग ऑल दैट। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो कई आइडियोलॉजीज ऐसे, दोज हु नीड टू बी मॉडर्नाइज्ड, हर आइडियोलॉजी में कमियां हैं, हमारे यहाँ भी कमियां हैं। देयर इज आल्सो गुंजाइश भी है कि उसको ठीक मॉडर्नाइज किया उसको जा सकता मॉडर्नाइज करें। जब अगर आप सामने वाला कह रहा है कि आई विल फॉलो माई फंडामेंटल्स बट आई एक्सपेक्ट अदर टू बी लिबरल, और उसके बाद कोई आगे कह रहा है कि यार देखो ये यहाँ के लोग जो हैं ये बड़े दुष्ट हैं, ऐसे नहीं चलता। आपको दूसरों की भी वैल्यूज और कस्टम्स की इज्जत करनी पड़ेगी। आप ये अच्छा, नहीं कह सकते कि जब हमारे पास पावर होगा तो हम सारे मंदिरों और बुतों को तोड़ देंगे। ओके, जी नहीं नहीं, आपसे एक मैंने आखिरी सवाल पूछा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल उठता है कि जी ये सिलेक्टिव डेमोक्रेसी को करते हैं, यानी जहां दिल करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, अगर यहाँ पाकिस्तान में एक औरत क्रिश्चियन मर जाएगी, अल्लाह ना करे, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग। लेकिन एक बात कर रही हूँ, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, अगर किसी या अफगानिस्तान में हो, तो अगर कोई एक भी क्रिश्चियन है या उसको ह्यूमिलिएट किया या उसका कत्ल हुआ है, तो यू नो दे विल जस्ट स्टार्ट शाउटिंग, और ये ह्यूमन राइट्स को ये हो गया और वो हो गया। बल्कि ह्यूमन राइट्स को लेकर आपको पता है अफगानिस्तान पर उन्होंने हमले भी कर दिए कि जी औरतों के साथ ये हो गया। और कहीं, और ये एक तरफ आप देखें कि फ़लस्तीन में वेदर हम आज आज जो म्यूनिख में समिट हो रही है, उसमें जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि यस 7 अक्टूबर भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है, हमास को हमला नहीं करना चाहिए था, इवन आई विल से ओके नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो अब हो रहा है वहाँ मैसेकर, वो भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज गॉन टू एक्सट्रीम कि आप उसमें किसी को भी नहीं छोड़े, बच्चों का भी, किसी का भी आपको ख्याल नहीं। तो उसको उसके बारे में उसको सप्लाई भी हो रही है, मतलब असलहा भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, एड भी जा रही है इसराइल को। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ कि सेलेक्टिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रखते हुए तो फिर ये सारी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह ये तो एक एक्सरसाइज रह जाती है। बात आपकी बिल्कुल सही है। अमेरिका डज सेलेक्टिविज्म, इसमें तो कोई शक नहीं है। सब अपनी अपनी सेलेक्टिविज्म करते हैं, मगर चूंकि अमेरिका के पास पावर ज्यादा है तो उनकी सेलेक्टिविज्म है। लेकिन अमेरिका को ये भी आपको देना पड़ेगा कि जब युगोस्लाविया में मुसलमानों की हत्या कर रहा था, पूरा यूरोप चुप था, सर्बियन और ये जो लोग थे कोसोवो में, अमेरिका ने जाके, नेटो ने बमबारी करी फिर युगोस्लाविया के ऊपर। तो ये दे डू इट। अब रही बात, जो पहले तो मैं ये कह दूं कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता, ये ओवर प्रोपोर्शनेट हो चुका है। इट शुड बी स्टॉप। किसी के भी बच्चे हों, कोई भी बच्चा हो, कोई भी माँ हो, अब तो रफा कोई में वो भी, कह रहे हैं ले जाएंगे सारा कुछ। नहीं वो अब ये बात नहीं एक्सेप्ट की जाती। जिस प्रोपोर्शन में आपने सेल्फ डिफेंस किया, सेल्फ डिफेंस की लॉ जो है वो बहुत क्लियर है। उसमें यह है कि आपका जो मेजर है वो नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई थिंक इजराइल हैज फार आउटरीच्ड इट्स प्रोपोर्शनैलिटी। इसको अब नहीं जी। एंड नोबडी, मतलब एक बड़ा बयान जो दिया ना जो वो सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द वर्ल्ड लेफ्ट। डू यू एग्री विद दैट? यस आई डू एग्री। यस देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो। एंड नहीं, बाकी जगह तो ऐसा नहीं होता, बाकी जगह लोग इतना फ्री नहीं है। उन्होंने बेसिकली रशिया और पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में कहा। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको पहले तो अनकंडेम्ड करना चाहिए। 7 अक्टूबर भी जो हुआ, 1200 लोगों को एक दिन में मार देना, ये भी किसी तरीके से मानवता का वो नहीं था। बेचारे यहूदियों को मारा गया, वो भी गलत था। लेकिन 1200 के बदले में आप 12 लाख तो नहीं मार दोगे। ये तो ये गलत है। अब आपने चूज किया है, जो भी ये थ्योरी आप लेके आए थे मोनोथीज्म की, दुनिया को आपने चूरन चटाया था मोनोथीज्म का, तो आपको तो अब रहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपसे पूछा गया था बाल्फर प्लान में कि युगांडा में भी लाके जमीन ले लो, या यूथोपिया या युगांडा ऑफर हुआ था उनको पहले, जब किताब लिखी थी इनका, क्या नाम है, द जुडेन स्टार्ट, इट ऑल स्टार्टेड विद दैट बुक।
मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने लिखी थी वो देयर जुडियन स्टार्ट, उन्होंने उनसे जब बालफर में वो लोग बात करने गए यूके में, उन्होंने यूके वालों ने कहा यार इथोपिया था या युगांडा में कोई एक जगह थी, उन्होंने कहा वहां आप चले जाएं सारे यहूदी। इन्होंने कहा नहीं नहीं जी, मुझे तो हमें तो वहीं चाहिए, क्या नाम है ये इजराइल में साइन कहती है। क्योंकि उस समय जो था ओटोमन अंपायर हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वो लीग ऑफ नेशन के अंडर में यूनाइटेड किंगडम की प्रोटेक्टोरेट में था ये। तो शुरू में तो यूके वाले हेजिटेंट थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर ये, अब ये भी आप जान लीजिए कि इजराइल को जस्टिफाई करने के लिए टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे तो इजराइल भी बना ना, बिकॉज यहूदियों का रिलीजन बना देना, रिलीजन का नेशन बना देना भी खतरनाक काम हुआ था उस समय। उसी के आधार पे पाकिस्तान को भी जस्टिफाई किया उन्होंने, इसलिए पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी तोड़ दिया था। पर एनीवेज लेट्स फोकस ऑन दिस। तो मैं ये मानता हूं कि ये आपका ही लाया हुआ है, ये आप ही बैठ करके सॉर्ट आउट करो। और मोहम्मद बिन सलमान साहब जैसे विजनरी लीडर है वो हैं, वो लोग अब बात कर रहे हैं, वो आगे ले जाना चाहते हैं। पैलेस्टीनियंस को समझाने की जरूरत है कि भाई टू स्टेट को मानो, रियलिटी है। और इजराइल को भी ये लैंड ग्रैबिंग बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज इजराइल आल्सो, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड, उन्होंने जरूरत से ज्यादा लैंड ले लिया है। गोलान हाइट सीरिया का है, उसको उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। और भी 2-3 चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और अब बात है कि डिस्ट्रस्ट इतना है दोनों कम्युनिटी में, चूंकि मैं इजराइल में रहा हूं, वो अरेबियंस कहते हैं हम मानेंगे ही नहीं टू स्टेट थ्योरी, टू स्टेट सोल्यूशन। तो अरब्स को चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल बने, समाज के साथ अब माने, समय के साथ माने कि भाई एक इजराइल रियलिटी है, आपको लेना पड़ेगा। और मैं इजरायलियों से भी यही कहूंगा कि आपने अपने ऊपर झेला है, अब आप दूसरों के साथ वो करोगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। अगर आपने जिनोसाइड झेला और आप उसके बदले में जिनोसाइड करो, ये शर्म की बात है। तो आई वुड सिंपली से टू द पीपल ऑफ इजराइल, आई नो दे आर नाइस पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल, प्लीज स्टॉप इट। अब बंद कर दें इसको। अब आपको डिस्कशन टेबल पे आए, ये बच्चे हॉस्पिटल में, ये बच्चे कल फिर मारेंगे, परसों फिर मारेंगे, वो आपकी समस्या है। आपको जीना सीखना पड़ेगा पैलेस्टाइन के साथ, कैसे सीखना है, क्या सीखना है वो मारे, लेकिन किलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप कर रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद, आज जो है 17 फरवरी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजों को अगर देखें तो it is all being done in the name of human rights, in the name of democracy, in the name of claiming कि जी हमारे territorial rights हैं, अगर देखा जाए तो everything is being done डिफेंस के नाम पे कर रहे हैं, डिफेंस के नाम पे, विक्टिमाइजेशन के नाम पर सारा कुछ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आज बहुत अच्छी डिस्कशन रही। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। एंड ऑफ कोर्स, as I understand from Dr. Abhishek Mishra's discussion, democracy is a beautiful way of life because it gives you freedom to choose, yes, freedom to live as you want to live, freedom to choose the people you want to be governed through. लेकिन और यही बात मुझे अभिषेक साहब आपकी एक और बहुत अच्छी लगी कि yes, the people of Pakistan, or they are actually they are yearning for freedom more than democracy. Democracy can be defined in any ways, as we have spoken. It's a byproduct. Democracy will be byproduct. Yes, don't worry. Structure of government ho jayega, but they want freedom. That's true. Freedom, yes. So, inshallah, thank you very much. Unless we meet again and with a new topic. Thank you very much, viewers. Assalamu alaikum.